हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज अपन आपके लिए फिजिक्स का एक और नया लेक्चर लेके आए हैं। कल अपन ने प्रतिरोध के ऊपर ताप का प्रभाव देखा था, तो अपन ने उसके अंदर दो बातें करी कि जो आपका प्रतिरोध होता है, चालकों के लिए तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है और अर्धचालकों के लिए तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान घटता है, बताया था आपको। फिर अपन ने ये भी बात करी थी कि चालकों के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक जो अल्फा होता है उसका मान होता है धनात्मक, और अर्धचालकों के लिए जो प्रतिरोध ताप गुणांक जो अल्फा होता है उसका मान होता है ऋणात्मक। ये अपन ने बात कर ली थी। तो ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं आज। अभी आपका जो ये चैप्टर है वो बिल्कुल एंडिंग की ओर है, ख़त्म होने पे ही है बस। ठीक है, तो इसमें अपन ने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी है। तो आज अपन पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। क्या पढ़ेंगे? प्रतिरोधों का संयोजन। और सबसे पहले जो आपका संयोजन है वो कौन सा है? श्रेणी क्रम संयोजन। क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, तो आज अपना टॉपिक रहने वाला है श्रेणी क्रम संयोजन। ओके बेटा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, ठीक है ना? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके बेटा, ठीक है। तो अपन इसके ऊपर बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो पहले अपन परिभाषा देखते हैं। प्रतिरोधों का वह संयोजन, प्रतिरोधों का वह संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध में जाने वाली धारा का मान क्या होता है? समान होता है। तो प्रतिरोधों का वह संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध में से जाने वाली धारा का मान आपका क्या होता है? समान होता है। ये अपन ने पहले भी बहुत बार बात इसकी कर रखी है, ठीक है, और आपने 10th क्लास में भी ये बहुत अच्छे से पढ़ा है। इसका मतलब प्रत्येक प्रतिरोध में से जाने वाली धारा क्या रहेगी? समान। तो अपन ने V वोल्ट की बैटरी जोड़ दी यहाँ पे, ठीक है। इस प्रतिरोध का मान आपने मान लिया R1 है, इस प्रतिरोध का मान आपने मान लिया R2 है, इस प्रतिरोध का मान आपने मान लिया R3 है। इस प्रतिरोध के टर्मिनल पे जो विभवांतर है वो मैंने मान लिया V1, इस प्रतिरोध के टर्मिनल पे जो विभवांतर है वो मान लिया मैंने V2, और इस प्रतिरोध के टर्मिनल पे जो विभवांतर है वो मैंने मान लिया V3। और यहाँ से जो धारा आ रही है, कितनी आ रही है? I धारा आ रही है, वही तीनों प्रतिरोधों में से जाएगी, क्योंकि श्रेणी क्रम की डेफिनेशन ही तो यही होती है कि प्रतिरोधों का वह संयोजन जिसमें से प्रत्येक प्रतिरोध में से जाने वाली विद्युत धारा समान रहती है। ओके बेटा, तो आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आई होगी। तो इसमें से जाने वाली धारा कितनी है? IR1। इसमें से जाने वाली इसमें से जाने वाली धारा कितनी है? I। इसमें से भी जाने वाली धारा कितनी है? I। और इसमें से भी जाने वाली धारा कितनी है? I। अब अपन क्या करेंगे? इन तीनों प्रतिरोध की जगह एक ऐसा प्रतिरोध लगाएंगे जो इन तीनों का काम कर दे, और इस प्रतिरोध को बोलेंगे तुल्य प्रतिरोध। क्या बोलेंगे? तुल्य प्रतिरोध। जो काम ये तीनों मिलके कर रहे हैं, अगर हम एक ऐसा प्रतिरोध लगा दें कि वो काम अकेला कर दे, तो उसको क्या बोलेंगे? तुल्य प्रतिरोध। क्या बोलेंगे बेटा? तुल्य प्रतिरोध। तो मैंने एक ऐसा सर्किट बनाया जिसके अंदर इन तीनों का काम अकेला एक प्रतिरोध कर रहा है, ठीक है बेटा। धारा तो बदलेगी नहीं, क्योंकि धारा तो आई जाएगी अभी भी, ठीक है ना। यहाँ भी कितनी जाएगी? आई जाएगी। यहाँ पे आपने बैटरी भी नहीं बदली, तो वो भी क्या रहेगी? V। आपने केवल और केवल प्रतिरोध बदला है, तो इसका मान मैंने मान लिया RS। R का मतलब प्रतिरोध, S का मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर आपने ये प्रतिरोध माना है। ओके बेटा, अब देखो ध्यान से, बहुत ही अपन ध्यान से देखेंगे। यह आपका सर्किट 1 है, और यहाँ पे आपका इसी का ही तुल्य सर्किट है, वो है 2 नंबर का। ठीक है बेटा।
तो बहुत ही केयरफुली सुनते चलेंगे। पहले अपन बात करते हैं सर्किट 1 में। सर्किट 1 में तो ओम के नियमानुसार इसका प्रतिरोध का मान कितना है R1 और धारा कितनी जा रही है I। तो V1 का मान कितना हो जाएगा V1 इक्वल्स टू I इंटू R1। बहुत सीधा सा V बराबर IR। ठीक है, V2 कितना हो जाएगा I इंटू R2। V3 कितना हो जाएगा I इंटू R3। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? सीधी सी बात है, हमें समझ में आ गई सर। ठीक है, अगर अपन सर्किट 2 की बात करें, सर्किट 2 में तो अपन क्या बोलेंगे V इक्वल्स टू IRS। यही तो बोलेंगे, क्योंकि सर्किट 2 में जो आपका प्रतिरोध है वो कितना है RS और जो धारा है वो कितनी है I। तो ओम के नियमानुसार I इंटू RS। अब देखो ये जो V है वो कितने भाग में टूट गया 3 भाग में, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो इस V का मान क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस में V3। मान रख देते हैं I इंटू RS I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। I मैंने कॉमन ले लिया तो ये क्या बन गया R1 प्लस में R2 प्लस में R3। I से I आपका कैंसिल हो गया तो R1 प्लस R2 प्लस में R3। तो यदि हमारे 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, उन तीनों को बीजगणितीय रूप से अपन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो आई होप आपको ये डेरिवेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब कभी कभी हमसे पूछा जाता है यदि n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, यदि n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, यदि n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो क्या होगा सर? तो कुछ भी नहीं होगा, सभी को फिर से जोड़ देंगे। RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 से कहाँ तक चल जाएंगे, Rn तक। ओके बेटा, ठीक है। अब इसी के अंदर एक और बात घुमाता है, वो कैसे, ध्यान से सुनेंगे, साथ साथ में नोट कर लिया होगा आपने। इसी के अंदर ही अगर आपसे और बात घुमाए तो क्या बोलेंगे, यदि n समान प्रतिरोध, इस बार क्या दे दिया, n समान प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो अब हमें क्या है, समान है, इसका मतलब R1 किसके बराबर है, R2 के, R2 किसके बराबर है, R3 के, और ये सारे किसके बराबर है, Rn, और इनको मैंने किसके बराबर मान लिया, R के बराबर। ओके बेटा, तो इस तरीके से चलता रहेगा। अब ये मान अगर वहाँ रखोगे तो R कितनी बार जुड़ेगा, n बार जुड़ेगा। कितनी टाइम्स जा रहा है ये, n टाइम्स जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो ये सभी RS किसके बराबर हो जाएगा फिर आपका, n इंटू
आर के बराबर। तो अगर समान प्रतिरोध जुड़े हैं तो एन आर हो जाएगा, और अगर अलग अलग प्रतिरोध जुड़े हैं तो R1 प्लस R2 प्लस R3 से लेके कहाँ तक चले जाएंगे, Rn तक। सीधी सी बात है कि प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध में से जाने वाली विद्युत धारा का मान समान होता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ओके, तो धारा क्या है, समान, तो काम किस पे करेंगे, विभवांतर पे, और अगर विभव समान है तो काम किस पे करेंगे, धारा पे। तो इसके अंदर कौन समान थी, धारा, तो अपन ने किसके डेरिवेशन में काम में लिया, विभवांतर को। और अब करेंगे अपन समांतर क्रम संयोजन। तो आई होप आपको ये डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो अपनी जो सेकंड जो हेडिंग रहने वाली है वो रहेगी समांतर क्रम संयोजन। आपने इसको पहले भी पढ़ रखा है 10th क्लास के अंदर, तो बस अपन इसको थोड़ा सा अब ज़्यादा काम में लेंगे, ठीक है। तो अपन हेडिंग क्या रहेगी, समांतर क्रम पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके बेटा, तो पहले वाले में अपन ने क्या बोला कि प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध में से जाने वाली विद्युत धारा का मान समान होता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ओके बेटा, अब अपन क्या बोल रहे हैं, समांतर क्रम संयोजन। तो पहले में उसमें क्या समान थी, धारा, तो काम किस पे किया, विभवांतर पे। अब इसमें क्या समान है, विभवांतर, तो काम किस पे करेंगे, धारा पे। तो प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर का मान समान होता है, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर का मान क्या होता है, समान होता है, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। सर्किट डिजाइन करते हैं पहले। तो इसका पहले अपन सर्किट बना लेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पे अपन ने V वोल्ट की बैटरी जोड़ दी। यहाँ पे अपन ने मान लिया R1, यहाँ पे अपन ने मान लिया R2, यहाँ पे अपन ने मान लिया R3। अब देखो इधर से आपकी करंट आई थी I, इधर से भी आपकी करंट क्या आ रही थी, I। अब ये करंट आगे जाके कितने पार्ट में डिवाइड हो गई आपकी, 3 पार्ट में। इसका मान लो I1 है, इसका मान लो I2 है, और इसका मान लो आपका I3 है। ठीक है, अब जो काम ये तीनों प्रतिरोध मिलके कर रहे हैं वही काम हमें किससे करवाना है, एक प्रतिरोध से, और वही प्रतिरोध आपका क्या कहलाता है, तुल्य प्रतिरोध। तो ये हमने वो एक प्रतिरोध लगा दिया, वही बैटरी में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं करना। यहाँ से I धारा आ रही है तो इधर भी कितनी जा रही होगी, I, यहाँ भी कितनी जा रही होगी I, और इसको मैंने नाम दे दिया RP। RP क्यों बोला, R का मतलब रेजिस्टेंस, P का मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके बेटा, तो यह आपने यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने क्या देखा कि तीनों प्रतिरोध के सिरों पे जो आपका विभवांतर है वो तो क्या है, सेम है। तो अगर विभवांतर सेम है तो काम किस पे करेंगे, धारा पे। तो यह आपका सर्किट हो गया फर्स्ट, और यह आपका सर्किट हो गया
सेकेंड। ओके बेटा, ये आपने दो सर्किट कंसीडर कर लिए। अब इनमें अपन क्या देखेंगे, इनमें अपने को ये देखना है कि जो यहाँ से आई धारा आई वो कितने पार्ट में डिवाइड हो गई, I1 I2 और I3 में। यहाँ भी क्या है, I1 I2 और I3। तो यहाँ भी अपन अगर बनाना चाहें तो यही धारा तो यहाँ आएगी। तो यहाँ पे इस धारा का मान कितना है, I1, यहाँ पे इस धारा का मान कितना है, I2, और यहाँ पे इस धारा का मान आपका कितना है, I3। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो I से क्या बना, I1 I2 I3, और I1 I2 I3 से फिर से क्या बना, I। इसका मतलब आपका सर्किट एक में I जो है आपका है वो I1 प्लस I2 प्लस में I3, हाँ या ना। और अगर अपन लिखें फिर से वही लाइनें, ओम के नियमानुसार क्या लिखेंगे, V इक्वल्स टू I1 इंटू R1। तो यहाँ से I1 का मान कितना आ गया, V अपॉन R1। इस प्रतिरोध के सिरों पे विभवांतर कितना है, V। तो ओम का नियम क्या बोलता है, इस प्रतिरोध के सिरों पे विभवांतर है V। तो ओम का नियम क्या बोलता है, V इक्वल्स टू IR। तो इसमें से जाने वाली धारा कितनी है, I1, और प्रतिरोध कितना है, R1। इसी प्रकार नीचे वाले के लिए क्या बोलेंगे, V इक्वल्स टू I2 इंटू R2। तो यहाँ से I2 का मान क्या आ जाएगा, V अपॉन R2। और इसी प्रकार V का मान I इंटू R3। तो यहाँ से I3 का मान क्या आ जाएगा, V अपॉन R3। यहाँ तक तो सर हमें कोई दिक्कत नहीं आई। अब बात करते हैं सर्किट 2 में। सर्किट 2 में, सर्किट 2 क्या बोलता है, V इक्वल्स टू I इंटू RP। तो I इक्वल्स टू V अपॉन RP। वेरी इजी सर, सीधी सीधी बातें हैं, ठीक है। अब देखो ये सारे मान अगर आप फॉर्मूले में रख दो जो आपने निकाला है, तो V अपॉन RP इक्वल्स टू V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3। V क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। V से V आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया बेटा, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल जो फॉर्मूला आया वो क्या आया, 1 अपॉन RP इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला निकल के आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। किसके लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया होगा तो अपन देखते हैं इसको आगे फिर से। तो हमने क्या किया, अपन ने तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया, ठीक है। इस प्रकार से हमारे दो कॉम्बिनेशन होते हैं। समांतर क्रम संयोजन को मैंने आपको संधारित्र में भी लिखवाया था, पार्श्व क्रम संयोजन भी बोलते हैं। तो आपको संधारित्र अगर बहुत अच्छे से आता है तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत आने वाली है नहीं, ठीक है। अब देखो ये कभी कभी ज़्यादातर दो संधारित्र काम में रहते हैं। तो यदि दो प्रतिरोध, यदि दो प्रतिरोध R1 व R2
समांतर क्रम में यदि दो प्रतिरोध R1 व R2 समांतर क्रम में जुड़े हों तो दो प्रतिरोध के लिए काम में आता है 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। एलसीएम क्या आएगा? R1 R2, R1 से डिवाइड किया R2 बचा, R2 से डिवाइड किया R1 बचा, तो ये किसके बराबर है? 1/RP के। आपको किसकी वैल्यू चाहिए? RP की। तो यहाँ से RP की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये भी आपको ध्यान में, ये अपन डायरेक्ट लगाएंगे जब दो प्रतिरोध आपके समांतर क्रम में जुड़े हों। ओके बेटा, अगर n प्रतिरोध आपके समांतर क्रम में जुड़े होंगे, ठीक है, ये बस छोटी छोटी पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका भी। आगे बढ़ते हैं। अपन क्या बोलेंगे? यदि n प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हों तो 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 से लेके हम कहाँ जाएंगे? 1/Rn तक। तो जब n प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हों तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये Rn तक बन जाएगा। तो आई होप आपको ये भी पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे। अब देखो तीसरे पॉइंट में अपन क्या करेंगे? यदि n समान प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हों, अगर समान प्रतिरोध जुड़े हैं तो अपन क्या बोल देंगे? वही बात, R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3 डॉट डॉट इक्वल्स टू Rn। ये किसके बराबर है? R के बराबर है। तो इस सभी की जगह क्या रख देंगे? R रख दिया कि नहीं रख दिया? तो अब एलसीएम क्या आएगा? R ही तो एलसीएम आएगा कि नहीं आएगा? और R ही एलसीएम आएगा तो सभी कितनी बार जुड़ेंगे? ये n बार। तो ये आपका क्या हो गया? n/R। तो हमें RP की वैल्यू चाहिए, तो RP की वैल्यू क्या हो जाएगी? R/n। समझ गए? कोई दिक्कत? n समान प्रतिरोध है तो एक आदमी के पास एक टॉफी है। आपके पास टोटल 100 आदमी है तो कुल कितनी टॉफी हो गई? 100, क्योंकि सभी के पास एक एक और सभी के पास समान है। तो आपके पास सभी के पास कितना प्रतिरोध है? R R R R, और ये कितनी बार है? n बार। तो ये आपका टोटल 1। R एलसीएम ले लिया, R से R को डिवाइड किया तो क्या आया? 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, R को R से डिवाइड किया 1। ठीक है, 1/RP इक्वल्स टू n/R। तो यहाँ से RP इक्वल्स टू R/n। कोई डाउट? तो ये इस टाइप से आपको अब कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना? तो आप अब जब भी मैं आपसे पूछूंगी कोई डाउट तो आप मन में ही बोल दिया करो कि डाउट नहीं है सर, क्योंकि आप तो घर बैठे हो ना। ओके, तो आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम उसको सोल्व करने के लिए जाएंगे। तो हमारे पास आज अपन ने क्या पढ़ा? समांतर क्रम संयोजन। अब अपन इसके ऊपर कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल करना शुरू करते हैं। ठीक है, फिर अपन इसके ऊपर बड़े बड़े न्यूमेरिकल भी देखेंगे।
ये आपका ए है और ये आपका बी है। इसका मान आपके पास 1 ओम है, इसका मान आपके पास 2 ओम है, ये भी 2 ओम है। तो आपको ए और बी के बीच के तुल्य प्रतिरोध का मान पूछा है। ए और बी के बीच के तुल्य प्रतिरोध का मान आपसे पूछा है। ओके बेटा, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए अपन जाएंगे, सबसे पहले अपन बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं, फिर अपन धीरे धीरे लेवल को इंक्रीज करते चलेंगे। ठीक है, तो अब देखो, ये जब भी शुरू करो तो इधर से करंट चलाई आई। ठीक है, अब ये दोनों आपको देखने से ही पता चल रहे हैं कि कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है। ठीक है, तो इन दोनों को जब अपन सोल्व करेंगे तो इन दोनों की जगह एक प्रतिरोध आएगा, ये तो 1 ओम है। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में हैं, तो उनकी वैल्यू अपन कैसे निकालते हैं, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो RP का मान कितना आ गया, 1 ओम। तो ये 1 ओम अपन यहाँ रख देंगे। तो आपका टोटल जो आपका प्रतिरोध, अब ये दोनों कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जुड़ जाते हैं कि नहीं जुड़ जाते, जुड़ जाते हैं सर। तो आपका RAB का जो मान है वो 2 ओम आ जाएगा। तो इस टाइप से अपन ने एक बेसिक क्वेश्चन किया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक उनको करना रहता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। हैंड टू हैंड आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, आगे का क्वेश्चन अपन देखें तो इस बार थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। ये आपके मान हो गया 5 ओम। ठीक है, 7 ओम, 5 ओम, ये 4 ओम, ये 3 ओम और ये 6 ओम। वही बात यहाँ पे आपका क्या है, A और यहाँ पे आपका क्या है, B। और आपको A और B के बीच का तुल्य प्रतिरोध पूछा गया है। A और B के बीच का आपसे तुल्य प्रतिरोध पूछा गया है। ठीक है, तो अपन इसको कैसे सोल्व करेंगे, अपन इसको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले ध्यान से देखो, ये दोनों जो आपके हैं ये कौन से क्रम में हैं, समांतर क्रम में। ठीक है, तो जब इनका जो आपको मान लो आपका जो प्रतिरोध आएगा RP वो कितना आएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो 18/9 इक्वल्स टू 2 ओम। ठीक है ना, इसका मतलब इसकी जगह पर अगर नया सर्किट ड्रॉ करना चाहें तो अपन ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं, ये 5 ओम, ये ऊपर वाले का 7, ये 5, ये फिर से कितना 5, ये कितना 4 और ये कितना आया आपका, ऐसे बना और ये आया आपका 2 ओम। ओके बेटा, अब इसको सोल्व करेंगे। अब ध्यान से देखेंगे, ये वाले जो है दोनों, ये कौन से क्रम में है, सीरीज में। और ये भी दोनों किस में है, सीरीज में। तो इन दोनों को मिलके तो ये हो गया 6 और इन दोनों को मिलके ये हो गया आपका 12। हाँ है ना। और अगर इन ये दोनों अब किस में है, पैरेलल में।
हाँ है ना, इसको अगर अपन आगे डिजाइन करें, अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप साथ साथ में सर्किट को डिजाइन करते रहें बेटा, ताकि आपको फिर समझ में आने लग जाएगा धीरे धीरे। अभी आपकी शुरुआत है तो आपको थोड़ी सी तकलीफ आएगी। यहाँ पे आपका 6 ओम। अब तो देखो, अब पता चल रहा है ये दोनों कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में, और ये आपका 5 ओम आपको दिख ही रहा है। अब ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है, समांतर में। तो अगर यहाँ से अपन फॉर्मूला लगाएंगे तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो कितना आ जाएगा 4 ओम। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये 2 ओम जब समांतर क्रम में जुड़े हों तो ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा काम आता है। ओके बेटा, तो ये आपका 5 ओम और ये आपका 4 ओम, तो 5 और 4 ओम दोनों मिलके, अब ये आपका A बिंदु और ये आपका B बिंदु, और A और B के बीच का जो आपका तुल्य प्रतिरोध है वो कितना आ जाएगा, 5 + 4 बराबर 9 ओम। आया कि नहीं आया समझ में? अपन ने पूरा इसको खोल के किया है, एक एक स्टेप को अपन लेके चले हैं। तो इसी टाइप से आपको भी एक एक स्टेप को मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चनों को परफॉर्म करना है। अगर आप जल्दबाजी करोगे तो बेटा गलत कर दोगे, ठीक है ना। तो जल्दबाजी आपको दिखानी नहीं है और बिल्कुल केयरफुली, बिल्कुल ध्यान से आपको करना है। ओके बेटा, अब अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ये आपका एक और अपन ने क्वेश्चन लिया, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से समझेंगे उसको अपन, तो अपना हो जाएगा। तो ये आपका एक क्वेश्चन आपको दिया। आप सोच रहे होंगे कि लॉकडाउन में भी चैन नहीं है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवाते हैं, डेंजर डेंजर, ठीक है। तो ये ज़रूरी है बेटा आपकी प्रैक्टिस के लिए, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए तो अपन क्या करें, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, आपको अभी बहुत आसान बना देंगे इसको, 1 मिनट में सोल्व करने वाले हैं। अब देखो, यहाँ से आपको A यहाँ दिया है इस बार, और B कहाँ दिया है, यहाँ दिया है। A और B के बीच में आपको तुल्य प्रतिरोध पूछा है। तो जब भी आपके पास, मैंने आपको ये संधारित्र में भी बताया था कि बड़ा क्वेश्चन आए तो या तो आप बेंट्री जोड़िए, बेंट्री वाला तो अपने पास मेथड है ही। अगर अपन बेंट्री नहीं जोड़ते हैं तो अपन क्या करेंगे, इधर से देखना शुरू करो, ये वाले दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में हैं, सीरीज में है या नहीं है। जितनी करंट इसमें से जाएगी वही तो करंट इधर जाएगी, क्योंकि और कहीं तो जाने का रास्ता ही नहीं है। तो ये दोनों कौन से क्रम में हैं, सीरीज के अंदर। तो 3 और 3 मिलके क्या हो गए, 6। तो आगे का मैं सर्किट बना नहीं रहा, आगे आप इस सर्किट को मानना है कि आगे यहाँ पे सर्किट आपका है, ठीक है ना। इधर वाला सर्किट मैंने पूरा क्या कर दिया, बनाया नहीं है मैंने, बस इतना इतना बनाया है, ठीक है। और ये 3 और 3, ये तो 6 था ही था, ये वाला 6 तो यहाँ लिख दिया मैंने, और ये 3 और 3 6 मिलके क्या बन गए, इसके समांतर क्रम में आ गए, हाँ ना, ठीक है। अब ये दोनों रेजिस्टेंस किस में है, समांतर क्रम में। तो ये दोनों जब मिलेंगे
तो 6 और 6 ओम जब मिलेंगे तो कितना बनाएंगे 3 ओम। वही फॉर्मूला 6 × 6 बटा 6 + 6 तो कितना ओम बना 3 ओम। ओके, तो अब इस पूरे की जगह ध्यान से सुनते जाना, इस पूरे की जगह मैं कितना लिख सकता हूँ 3 ओम। अपने ड्राइव कर लिया, ठीक है। तो इस पूरे को मैं हटा देता हूँ और इस पूरे की जगह मैंने क्या मान लिया 3 ओम। क्यों सर? क्योंकि हमने निकाला है भाई उसको बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो मैंने इसको मान लिया कि ये देखो बेटा 3 ओम, ठीक है। अब ध्यान से देखते जाना, ये 3 और ये 3 ओम फिर से कितना बना 6 ओम, क्योंकि जो करंट इधर आएगी वही तो जाएगी। तो 3 और 3 6, तो इन दोनों को हटा के मैं कितना लिख सकता हूँ 6 ओम लिख सकता हूँ ऐसे, हाँ है ना। और ये 6 और 6 वापिस मिलके कितने बने 3, तो इन सभी को हटा के यहाँ पे कितना आया 3, ये 3 और ये 3 मिलके कितना बना 6, तो इन सभी को हटा के यहाँ पे 6, ये 6 और 6 मिलके कितना बना 3, दोनों किस में समांतर क्रम में, तो ये हट जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3 ओम। ये 3 और 3 मिलके कितने बने 6, क्योंकि ये दोनों कौन से क्रम में हैं समांतर क्रम में, तो ये बन गया फाइनल 6। और ये 6 और 3 कौन से क्रम में है समांतर में, तो अगर अपन फॉर्मूला लगाएंगे 6 × 3 + 6 + 3 तो कितना आएगा बेटा 2 ओम। कितना आएगा 2 ओम। तो बहुत बड़ा सारा क्वेश्चन था, आप इसको एक बार खुद प्रैक्टिस करोगे तो आपसे बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाते हैं, आपसे इस तरीके के क्वेश्चन वो पूछ सकता है कभी भी। ओके बेटा, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये तो अभी हो गया, अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी खूब पूछ रहा है, तो मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन संधारित्र में तो बताए थे, यहाँ भी बता देता हूँ कि ये कहाँ तक जा रहा है बेटा अनंत तक, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर। और इस टाइप से ये कहाँ तक जा रहा है ये ए और ये बी। तो आपको आर ए बी की वैल्यू इसने पूछी है, तो ये कहाँ तक जा रहा है आपका अनंत तक जा रहा है। सर ये कहाँ तक जा रहा है अनंत तक। तो अपन क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बोला था कि इन सभी का तुल्य प्रतिरोध मैंने मान लिया आर है। मैंने क्या किया, इन सभी का सेम टू सेम मैंने ऐसा संधारित्र में किया था, आपको याद होगा। मैंने क्या माना आर। अगर अनंत में से एक लड़ी कम कर दूंगा, आपके पास अनंत रुपए हैं ऐसा मानो, ठीक है, और उसमें से मैंने 1 रुपया ले लिया, तो आपके पास जितने भी पैसे उनमें कोई कमी आएगी क्या? नहीं आएगी। तो इस अनंत में से मैंने अगर एक लड़ी कम कर दी तो बाकी लड़ी जो बची उसका तुल्य प्रतिरोध भी कितना रहेगा? आर ही तो रहेगा, हाँ या ना, क्योंकि सभी का आर था, अनंत में से एक कम कर दूंगा तो उसका भी आर ही रहेगा। तो ये लो सर आर, डोंट वरी, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है? समांतर क्रम में। तो इनका जो सर्किट बनेगा वो इस तरीके से बन जाएगा। ये आपका क्या आएगा आर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब दो प्रतिरोध आपके समांतर क्रम में हो तो आर आर बटा आर प्लस आर, और इन सभी का जो तुल्य प्रतिरोध आपका है वो है आर। ओके बेटा, अब ये दोनों कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में। तो आपका तुल्य प्रतिरोध आर इन दोनों के योग के बराबरी तो होएगा कि नहीं होएगा? आर प्लस आर। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो मैंने आर प्लस आर मैंने क्या ले लिया? एलसीएम ले लिया।
तो यहाँ पे क्या आया आर प्लस आर, और यहाँ पे क्या आएगा आर इंटू आर। ओके बेटा, सोल्व करते जाएंगे। यहाँ से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको आर इंटू आर प्लस आर स्क्वेयर प्लस आर इंटू आर। तो यहाँ से देखो आर स्क्वेयर प्लस आर इंटू आर इंटू आर प्लस आर स्क्वेयर, एक आर इंटू आर से एक आर इंटू आर कैंसिल, तो ये क्या बन गया आर स्क्वेयर माइनस आर इंटू आर, और यहाँ पे प्लस का क्या माइनस का क्या बन जाएगा आर स्क्वायर। ये आपकी एक द्विघात समीकरण बन गई आर के अंदर, और हमें कैपिटल आर का मान चाहिए, तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा देंगे कौन सा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो आर का मान निकालने के लिए माइनस बी का मान कितना है आपके पास प्लस आर प्लस माइनस बी स्क्वेयर, तो आर स्क्वेयर माइनस 4ac, तो 4r। अब ये तो मैं नहीं बताने वाला आपको, ठीक है। आप ये भी उम्मीद करो कि ये भी हमें सरी सिखा दे श्रीधराचार्य सोल्व करना, तो फिर ऐसे नहीं चलेगा भाई साहब, फिर आप पढ़ो घर जाके। इसमें से मैं क्या ले लूँगा r कॉमन ले लूँगा, तो ये क्या बनेगा 1 प्लस माइनस √5 अपॉन में 2। अब देखो √5 का मान 2 से तो बड़ा होगा, क्योंकि 4 का मान ही होता है 2, तो ठीक है ना, और प्रतिरोध कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो माइनस का साइन अपन नहीं लेंगे। तो फाइनल जो आपका आंसर है वो क्या आ जाएगा R 1 प्लस √5 अपॉन में 2। ओके बेटा, माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि आपने कभी सुना है क्या कि प्रतिरोध -2 ओम, नहीं सुना ना, तो प्रतिरोध कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें यहाँ समझ में आई होगी। इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके नोट्स में डलवा दिए हैं, तो आप इनको अच्छे से कर लेना। अभी आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। आज के लिए इतना ही रखेंगे। एक आप जब लेक्चर देखो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो। देखते तो बहुत सारे लोग हैं, बताना कोई पसंद नहीं करता। पता नहीं तुम्हारी क्या दिक्कत हो गई, बुरा मान गए क्या? मान जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर आप कमेंट सेक्शन में बता दिया करो कि हमें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। और अगर बुरा ज़्यादा मान गए तो भी बता दो कि सर हम मत पढ़ाओ, ठीक है। तो आप ज़रूर बताया करो बेटा, ताकि आपको समझ आता रहे। आपको पता है मेरे को जब तक बच्चे रिस्पॉन्स नहीं करते तब तक चैन नहीं आता, ठीक है। हर एक बच्चे के समझ में आना ज़रूरी है। आपको करवाया कितना है ये ज़्यादा मैटर नहीं करता, मैं आपको हमेशा कहता हूँ। आपको आता कितना है ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। करवा तो चलो आपके सिलेबस में 34 चैप्टर है और हमने 36 करवा दिए, पर आपको आते 2 ही हैं, तो उन 36 का फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि 36 करवाने का कोई भी मतलब नहीं निकलता जब आपको वो 36 के 36 अच्छे से आते नहीं है, ठीक है ना। तो आप कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, आपके सपने बिल्कुल साकार होंगे। जो जो आपने सोचा है वो सब आप पाओगे अपनी ज़िंदगी में, पर उसके लिए शर्त है कि आपको नियमित रूप से मेहनत करनी है। चाहे आप डेली के 4 घंटे ही पढ़ते हैं, पर आपको डेली पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं कह रहा है कि आप 24 में से 24 घंटे पढ़िए, आप डेली पढ़िए, पर आप 4 घंटे पढ़िए। बस शर्त ये है कि आपको कंटिन्यू उसको पढ़ना पड़ेगा। तो ओके, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।